यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स वाले दिन जीएस के पेपर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए? सीसैट में पेपर अटेम्प्ट करने का ऑर्डर क्या रहना चाहिए? पहले लॉजिकल रीजनिंग करनी है या क्वांट करनी है? सर एंजाइटी बहुत हो रही है, मैनेज कैसे किया जाए? या फिर ओएमआर शीट कब फिल करनी है, जब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तब, या आखिरी में एक साथ सारे क्वेश्चंस को फिल करना है? ऐसे बहुत से सवाल आप लोगों के मेरे पास मेल्स, मैसेजेस और यूट्यूब कमेंट्स में आए, और मेरे को लगा कि इट्स बेटर कि आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हुए एक वीडियो बना दिया जाए छोटा सा, जिससे आपके जितने भी बेसिक डाउट्स हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया जा सके। इस पूरे वीडियो को मैंने 4 पिलर्स में डिवाइड करा है। थोड़े से टिप्स, थोड़ी सी बातें जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एग्जाम हॉल में जब आप पहुंचेंगे उससे जस्ट पहले आपको क्या करना है। बिफोर द एग्जाम स्ट्रैटेजी, 9:30 से 11:30 आपका जीएस का पेपर होगा, उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। बीच में आपका 3 घंटे का लगभग ब्रेक है, फ्रॉम 11:30 टू 2:30, इसमें हमारे को क्या करना चाहिए। और आखिरी अपना सीसैट पेपर, उस पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। ये 4 मेजर पिलर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बिफोर द एग्जाम की बात करें कि आप अभी एग्जाम हॉल के अंदर घुसे नहीं हैं, अभी आप सेंटर के बाहर ही हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि यूपीएससी एग्जाम हॉल का गेट जो है वो 9 बजे बंद कर देगा, 9 o'clock। सो यूल हैव टू ट्राई एंड रीच द एग्जाम सेंटर समवेयर अराउंड 8:20 टू 8:25। थोड़ा सा मार्जिन हाथ में लेके आप घर से निकलेंगे। रीजन मीन की संडे का दिन है, सभी लोग यूपीएससी दे रहे हैं, तो एग्जाम सेंटर के अराउंड ट्रैफिक काफी ज्यादा होगा। आप सोचिए एक एग्जाम सेंटर पे अगर 300-400 लोग आ रहे हैं, तो उतने ही व्हीकल्स आएंगे, उतने ही लोग आएंगे, भीड़ होगी, ट्रैफिक हो सकता है। तो आप थोड़ा सा मार्जिन अपने हाथ में लेके चलेंगे। इवन अगर आपका सेंटर घर के पास भी है, फिर भी आप थोड़ा सा मार्जिन लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे को नहीं पता कि कई बार व्हीकल है, मशीनरी है, हमें नहीं पता वो ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा। तो थोड़ा सा मार्जिन हमेशा हाथ में लेके चलेंगे, सो दैट इन केस कोई इमरजेंसी हो तो हम उसे इजीली टैकल कर पाए। एंड अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि उस समय पे 10, 20, 50 रुपए के लिए किसी से भी बार्गेन मत करिए, क्योंकि आपका पीस ऑफ माइंड जो है उस दिन पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवारजनों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं एग्जाम हॉल तक, तो बहुत ज्यादा उनके साथ, भाई बहन के साथ कोई छोटी मोटी लड़ाइयां वगैरह ये सब मत करिए, क्योंकि पीस ऑफ माइंड उस दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अकेले एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप खुद का व्हीकल मत लेके जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं वहां पे पार्किंग अवेलेबल होगी नहीं होगी। और मैं ये नहीं चाहता कि एग्जाम से जस्ट पहले आपको ये प्रेशर हो कि मैंने बाइक और गाड़ी बाहर खड़ी करी थी, कहीं वो क्रेन तो नहीं ले जाएगी। तो अगर आप अकेले एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करिए, ना कि खुद के ट्रांसपोर्ट को। अपना कोई भी एक बॉटल पानी की जरूर लेके जाइए, क्योंकि गर्मी का समय है बहुत ज्यादा, तो आपको हाइड्रेटेड रहना होगा। तो आप गूगल मैप्स पे देख लीजिए आपका सेंटर कितनी दूर है, और उसमें 30 से 40 मिनट्स का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके आप चलिए। साथ में घड़ी जरूर पहनेंगे, लेकिन बेसिक रिस्ट वॉच, कोई डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है। और घड़ी इसलिए कि बार बार मोबाइल में टाइम आप देख नहीं पाएंगे। अगर आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर हैं, उस दिन टाइम की वैल्यू आपको पता चलेगी कि टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट होता है वो उस दिन आपको पता चलेगा। तो घड़ी जरूर पहन के चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप एग्जाम सेंटर के बाहर हैं, एग्जाम हॉल के अंदर है, उस दिन घड़ी के हिसाब से ही आपका पूरा दिन चलेगा। तो वॉच जरूर पहनेंगे। ऑल्सो मेरा यूजुअली रिकमेंडेशन रहता है, मैं बहुत बार देखता हूँ कि एग्जाम सेंटर के बाहर एस्पिरेंट्स जो हैं कुछ कुछ किताबें, कॉपी वगैरह पढ़ रहे होते हैं। यूजुअली इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, और उसका साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि देखिए जीएस का जो पेपर आपका आएगा उसमें सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, सब कुछ आएगा। सपोज करिए कि आप एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर सिर्फ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। ह्यूमन माइंड ऐसे काम करता है, और ये आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान देखा होगा कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, कुछ समय तक आपके दिमाग में वही सब्जेक्ट चलता रहता है। कि सपोज अगर आप इकोनॉमी में अभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़ के उठे हैं, तो कुछ समय तक आपके दिमाग में वही चलेगा कि हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, आरबीआई ने लिक्विडिटी कैसे मैनेज करी होगी, और हम उसको थिंक करने लगते हैं। क्योंकि जीएस के पेपर में उस दिन सारे सब्जेक्ट्स आने हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप उस दिन एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरफ अपने ब्रेन में एग्जाम से जस्ट पहले कोई बायस क्रिएट ना करें। मैं चाहता हूं कि आप एकदम अपने दिमाग की जो स्लेट है उसको एकदम साफ करके जाएं, सो दैट हर एक सब्जेक्ट की डायरेक्शन में आपका माइंड सेम तरीके से काम कर रहा है।
अगर आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट एग्जाम हॉल के बाहर पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप उसे थिंक करते रहो, सोचते रहो और आपका बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ जो स्पीड चाहिए वो इंपैक्ट हो। मैं ऐसा नहीं चाहता। तो अवॉइड करिए कि एग्जाम वाले दिन सुबह आप कुछ पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितनी तैयारी होनी थी वो आपकी 15 तारीख को रात तक हो जाएगी। साथ में बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि बाहर इतनी भीड़ है, चलो थोड़ी बातचीत कर ली जाए। और यूजुअली क्या होता है कि जब हम बातें कर रहे होते हैं, कई बार हमारे को ये अंदाजा नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। हो सकता है कि सामने वाला कुछ ऐसा सिलेबस का पोर्शन बता दे जो आपका वीक हो, कोई ऐसी कोचिंग के नोट्स, कोई ऐसी किताब बता दे जो आपने शायद कभी पढ़ी ना हो, कोई ऐसा एस्पेक्ट बता दे जो आपको आता ना हो। और हो सकता है ये इंटेंशनल हो सकता है ये अनइंटेंशनल हो, लेकिन आप तो परेशान हो जाओगे ना। आपके मन में आ जाएगा ये तो मैंने किया ही नहीं था, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, अब क्या होगा, मेरा तो एग्जाम बिगड़ गया। स्ट्रिक्टली एग्जाम से पहले आपने किसी एस्पिरेंट से बात नहीं करनी है। उसका सिंपल रीजन है कि सामने वाला अपने माइंडसेट में है और वो आपको क्या बोल रहा है और वो आपको कैसे इंपैक्ट कर रहा है। मैं ये नहीं चाहता कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है पूरे साल का, जिसके लिए आपने पूरे साल भर तैयारी करी है, वो किसी से जस्ट 2 मिनट की बातचीत की वजह से इंपैक्ट हो। साथ में आपको पता है कि एडमिट कार्ड, आपका आधार, पैन कार्ड, जो भी आपने आईडी लगाया है, आपकी फोटोग्राफ और अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग ऑप्शनल है। अगर आपकी एडमिट कार्ड पे फोटो खराब है, सही नहीं है, उस पर डेट और नाम नहीं लिखा हुआ, उसी केस में आपको अंडरटेकिंग ले जानी है। राइट। तो ये डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखेंगे। और 2 ब्लैक बॉल पेन आप जरूर लेके जाएंगे, मिनिमम 2 लेके जाइए, 3 ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पता नहीं चलता कब पेन खत्म हो जाए या नहीं चल रहा, दूसरा पेन चाहिए, तो वहां पे हमारे को किसी से मांगना ना पड़े। 2 ऐसे रिकमेंडेशंस आपको मैं दूंगा जो कुछ एस्पिरेंट्स ने मेरे को पिछले कुछ वर्षों में बताया और पर्सनली भी मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है। सबसे पहले, प्योर कॉटन का एक हैंकरचिफ जरूर लेके जाइए। रीजन बीइंग कि गर्मी का बहुत ज्यादा समय है। पिछली बार एक एस्पिरेंट ने मेरे को बताया कि सर मेरे को इतनी ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी और वो जो स्वेट्स थे, जो पसीना था, वो ओएमआर शीट के ऊपर गिर गया और वहां पे एक दो आंसर्स की जो इंक है वो थोड़ी सी स्प्रेड हो गई। मैं नहीं चाहता। हैंडकरचिप जरूर लेके जाएंगे। और आपको लग रहा है एग्जाम हॉल में आपके हाथों पे, आपके फोरहेड पे थोड़ी सी भी स्वेटिंग हो रही है, आप उसको इमीडिएटली साफ करिए, क्योंकि ओएमआर शीट के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते, वही आपका स्कोर डिसाइड करेगी। कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा वेल मेंटेन नहीं होते, और क्योंकि गर्मी का समय है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है कुछ जगहों पे, तो मॉस्किटो ब्रीडिंग का ये सीजन है। एक बारी मॉस्किटो अगर पैर पे काटने लगता है तो बड़ी दिक्कत होती है और डिस्ट्रैक्शन होती है। ऐसे में आई नो गर्मी है, लेकिन मॉस्किटो से बचना जरूरी है, क्योंकि एक बारी अगर मॉस्किटो काट ले और लड़ने लगता है वो, तो फिर दिमाग नहीं लगता। इसलिए मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आप एक तो फुल पैंट्स पहन के जाइए और साथ में सॉक्स जरूर पहनिए। उससे क्या होगा कि मॉस्किटो आपके पैरों पे नहीं काट पाएगा और आपको जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना मच्छर काटने के बाद, वो आपको नहीं होगा। तो ये 2 बातें, आपको लगेगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, बट ये आपको प्रैक्टिकली बहुत काम आएंगी एग्जाम वाले दिन। तो ये था कि एग्जाम से पहले, जब हम एग्जाम सेंटर में घुसे नहीं है, हमारे को किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि जीएस का जो हमारा पेपर होगा 9:30 टू 11:30, उसमें हमारे को उस 2 घंटे में क्या करना है। अब आप बाहर थे सेंटर के, चल के अंदर आ गए, सीट पे अपनी बैठ गए, और अब इन्विजिलेटर आपको कॉपी देने वाले हैं। अब एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। अब आपको क्या करना है। सबसे पहले, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जब आपके सामने ओएमआर शीट आएगी, आपको उसमें रोल नंबर सबसे ज्यादा ध्यान से भरना है। देख लेना है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कहां पे है और कैसे उस पर काला गोला लगाना है। रोल नंबर अगर आपने गलत भर दिया ओएमआर शीट पे, दूसरी ओएमआर शीट नहीं मिलेगी और फिर आपका अटेम्प्ट खराब होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपकी कॉपी का सेट नंबर है, ABCD जो भी आपको सेट मिलता है, और जो भी आपका रोल नंबर है, उसको ओएमआर में आपको बहुत केयरफुली फिल करना है। और उस टाइम पे आपको क्वेश्चंस के बारे में नहीं सोचना है कि पेपर में क्या आया होगा। आप पहले सिर्फ ओएमआर फिल करेंगे। यूजुअली एग्जाम हॉल में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर की सील होती है वो आप तभी खोलेंगे जब इन्विजिलेटर आपको बोलेंगे कि हाँ अब आप क्वेश्चन पेपर अपना शुरू कर सकते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, ऊपर से झांकने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन दिख जाए, उससे कुछ नहीं होगा, पैनिक ही बढ़ेगा। तो जब आपको सील खोलने की इंस्ट्रक्शन दी जाए, उसी टाइम पे आप अपना सील को खोलिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऑल्सो अब सवाल उठता है कि सर पहले क्या अटेम्प्ट करना है। ये सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है
कि मेरी इकोनॉमी स्ट्रांग है, मेरी ज्योग्राफी स्ट्रांग है, मेरी एनवायरनमेंट स्ट्रांग है, तो पहले क्या अटेम्प्ट करना है? देखिए 2 घंटे का पेपर है, अटेम्प्ट तो आपने सभी कुछ करना है। आपको चाहे वीक लगे चाहे स्ट्रांग लगे, अटेम्प्ट तो आपको सारी सब्जेक्ट्स करने, तभी स्कोर बनेगा। ऐसे में अगर आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस ढूंढने जाओगे कि पहले मैं एनवायरनमेंट ढूंढ लेता हूं कहां पे है, पॉलिटी ढूंढ लेता हूं कहां पे है, एंशिएंट हिस्ट्री देख लेता हूं कहां पे है, उसमें आपका काफी टाइम खराब होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस में ढूंढना काफी मुश्किल काम होता है। और ऐसे में माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप जिस ऑर्डर में पेपर आया ना, उसी ऑर्डर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चंस ढूंढने जाएंगे तो आपका काफी समय वेस्ट होगा, और उतने में तो आप कई सारे क्वेश्चंस और कर लेंगे। देखिए ऐसा तो नहीं है कि आप जो एंशिएंट हिस्ट्री ढूंढ रहे हो या आप मॉडर्न हिस्ट्री ढूंढ रहे हो आपने सिर्फ वही अटेम्प्ट करना है, पेपर तो आपने पूरा ही करना है, चाहे 15 मिनट पहले करिए चाहे 15 मिनट बाद में करिए, फर्क तो उससे कुछ नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस ढूंढिए मत कि मेरे को ये सब्जेक्ट पहले करना है, जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस आए हुए उसी ऑर्डर में करिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, लेकिन ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करिए। और आप क्या कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में लास्ट में एक शीट खाली होती है, आपको सेकंड रीडिंग में जो क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने हैं, आप क्वेश्चन में पहली रीडिंग में उनका क्वेश्चन नंबर लास्ट पेपर पे आप लिख सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि मेरी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गई, मेरे को जो बेस्ट तरीके से क्वेश्चंस आते थे वो मैंने कर लिए। अब मैं पीछे पेज टर्न करके देखूंगा कि सेकंड रीडिंग में सबसे पहले मेरे को क्या करना है, और फिर मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे जाऊंगा। ये आप कर सकते हो, ये ऑप्शनल चीज है, ये आपको करना है तो आप कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है, राइट। अब कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं कि चलो अभी 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, इधर उधर देखने लगते हैं। अब वो एस्पिरेंट जो तिरछा बैठा हुआ है हमारे से, उसकी ओएमआर तो यहाँ से दिख ही रही होती है थोड़ी थोड़ी, हम देखते हैं यार उसने तो बड़े गोले लगा लिए, उसकी तो पूरी शीट ब्लैक पड़ी है, हमने तो 10 ही गोले लगाए हैं, इसका मतलब पेपर तो आसान आया है, वो तो सब कुछ कर रहा है, मेरे को कुछ नहीं आ रहा। और दूसरे की ओएमआर शीट देख के हमारे को पैनिक होने लगता है कि उसका सिलेक्शन तो पक्का हो रहा है, उसने देखो ओएमआर शीट भर दी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो मैं आपसे कहूंगा कि जब आप एग्जाम हॉल में 9:30 से 11:30 डेस्क के ऊपर बैठे हुए हो अपने, आप गर्दन ऐसे करके बैठना, इधर उधर आपने नहीं देखना। जरा सी भी आपको दूसरे की ओएमआर शीट दिखेगी, आपके दिमाग में आएगा अरे इसने तो कुछ नहीं किया हुआ, मेरी तो देखो कितनी ओएमआर शीट भरी हुई है, इस बार तो सिलेक्शन मेरा पक्का है, ये भी थॉट आ सकता है। इन थॉट से बचने के लिए एग्जाम टाइम में जो इमोशनल थॉट्स होते हैं, जो ग्रेटिफाइंग थॉट्स होते हैं, इनसे बचने के लिए दूसरे का आप ओएमआर शीट मत देखिए। कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा उत्साही हो जाते हैं कि हर क्वेश्चन के बाद उन्हें काउंट करना है कि अभी तक उन्होंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। वो दिमाग में सेट करके आए होते हैं कि हमारे को इस बार 70, 75, 80, 85 क्वेश्चंस तो करने ही है, और वो बार बार हर 2 मिनट बाद ये काउंट करने लगते हैं कि मैंने अभी तक 20 क्वेश्चंस कर लिए, 25 कर लिए, 26 कर लिए। देखिए हर एक क्वेश्चन के बाद काउंट करने की जरूरत नहीं है कितने क्वेश्चंस कर लिए, उसमें आप अलग टाइम खराब करेंगे और आपको एंग्जाइटी और ज्यादा होगी कि अभी सिर्फ मेरे 30 क्वेश्चंस ही हुए हैं, मैं तो 70 सोच के आया था, सर पेपर तो बहुत ही ज्यादा खराब हुआ है। आप इसलिए बार बार अपना क्वेश्चंस काउंट मत करिए, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि सर कितने क्वेश्चंस एग्जैक्टली हमारे को अटेम्प्ट करने हैं, 40 करने हैं, 50 करने हैं, 60 करने हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं? देखिए अगर हम लास्ट 3 प्रीलिम्स की बात करते हैं तो उसमें कट ऑफ लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 87 मार्क्स, यानी कि आपने 44 क्वेश्चन सही करे हैं, 88 मार्क्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपने 44 क्वेश्चन सही करे हैं, एंड 75 मार्क्स यानी कि आपने लगभग लगभग 38 क्वेश्चन सही करे हैं। अब आप ये समझिए कि जिस लेवल का यूपीएससी आजकल पेपर बना रहा है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस जो है वो कम होती जा रही है। आप देखिए कि 2023 में जिसने 38 क्वेश्चंस ठीक तरीके से अटेम्प्ट करे हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे क्लियरली हो रहा है, जिसने 44 क्वेश्चंस 2022 में और 21 में करे हैं उसका लगभग लगभग प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। तो ये जो एक दिमाग में चीज रेडिट के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, अलग अलग मेंटर्स के थ्रू दिमाग में फीड करी जाती है कि बेटा 70 क्वेश्चंस तो आपने करने ही हैं, उससे नीचे तो सिलेक्शन नहीं बनेगा, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि डेटा हमारे को कुछ और दिखा रहा है। यूपीएससी अब जिस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन टाइप, इस टाइप के क्वेश्चंस में गेस वर्क, ऑप्शन एलिमिनेशन काफी मुश्किल हो जाता है।
आपको आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। यूपीएससी जिस टाइप के ऑप्शंस बना रहा है वहां पे आप कोई भी एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगा सकते, और इसलिए एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपको अगर डाउट हो रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता तो उसे छोड़ दीजिए, अननेसेसरली नेगेटिव मार्किंग में मत जाइए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि 0 स्कोर करना बेटर है देन -0.67। अगर आपको एक क्वेश्चन में गलत कर रहे हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो रही है, दैट इज -0.67। इट्स बेटर टू स्कोर 0 इन दैट इज स्टिल नॉट नेगेटिव। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर आप फोकस मत करिए, क्योंकि पेपर अगर मुश्किल है तो वो सभी के लिए मुश्किल है, आपके लिए सिर्फ मुश्किल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने 40 करे हैं तो आप ये मान के चलिए बाकियों ने भी कोई बहुत ज्यादा नहीं करे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मुश्किल आया है, स्टैंडर्ड सोर्सेज के बाहर से आया है, तो वो सभी के लिए आया है, सिर्फ आपके लिए थोड़ी ना स्टैंडर्ड सोर्सेज के बाहर से आया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट। आपका कोर फोकस जो है वो इस बात पे होना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन सही होना चाहिए, माय क्वेश्चन शुड बी करेक्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें एलिमिनेशन काफी मुश्किल हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस में मेरे को कोई डाउट है, उसे स्किप कर दीजिए। एज आई सेड, स्कोरिंग 0 इज बेटर देन स्कोरिंग -0.67। अगर आपको डाउट है 2 ऑप्शंस में, स्किप कर दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम कैलकुलेटेड गेस ले रहे हैं। अगर आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है, आपकी हारने की प्रोबेबिलिटी 50% है, तो ये कैलकुलेटेड रिस्क कहां से हुआ? कैलकुलेटेड रिस्क वो होता है जहां पे आपका लॉस की प्रोबेबिलिटी -10 -20% है और जीतने की प्रोबेबिलिटी 70-80% है। उस केस में आप कैलकुलेटेड गेस ले सकते हो, लेकिन अभी आप 50-50 पे हो तो मैं कहूंगा कि जिस टाइप के पेपर आजकल बन रहे हैं वहां पे आप गेस वर्क मत करिए कि ठीक है सर 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिसमें मेरे को 2-2 ऑप्शंस में डाउट है, वो पांचों अटेम्प्ट कर लेता हूं। अब वहां पे आप मैथ्स करने लगते हो, अगर 2 सही हो गए और 3 गलत हो गए फिर भी मैं पॉजिटिव में हूं, अगर एक गलत हुआ और 4 सही हो गए तो कट ऑफ तो पक्का क्लियर है। इस टाइप के जो ग्रेटिफिकेशन वाले थॉट्स आते हैं ना कि अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, ये अगर मगर के चक्कर में ही नैया डूब जाती है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिनारियो आप बना रहे हो। मान लो अगर पांचों के पांचों गलत हो गए तो आपके तो मार्क्स गए, 3 से 4 नंबर आपके गए। उस सिनारियो में आप क्या करेंगे? तो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस में कोई भी डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। सिमिलरली, अगर आपको दिख रहा है कि आपने क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करें, अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको वहां पे खुद जज करना है कि पेपर इजी है या डिफिकल्ट है। अगर पेपर इजी है तो ऑफ कोर्स आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस बार पेपर रिलेटिवली इजी आया है। लेकिन अगर मुश्किल है तो आप देखिए मुश्किल क्वेश्चंस की कट ऑफ जो है वो यहाँ पे है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए प्लीज। क्वेश्चन उठता है कि सर ओएमआर शीट किस तरीके से फिल करनी है। हमने तो ये सोचा था कि पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन पेपर में ही टिक कर लेंगे और लास्ट में ओएमआर शीट फिल कर देंगे। मैं पर्सनली इस टेक्निक से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। उसका रीजन है कि आखिरी के 10 मिनट में अगर आप 15 मिनट में ओएमआर शीट फिल करनी शुरू करोगे, उसमें एक ये होता है कि पेपर खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी ओएमआर शीट फिल कर देता हूं। उसमें चांस रहता है कि अगर आप 70 50 60 क्वेश्चंस एक साथ मार्क कर रहे हो, कई बार वो एबीसीडी देखने में जल्दबाजी में गलती हो जाती है और क्वेश्चन 57 था उसका आंसर 58 में मार्क कर दिया, 58 का 61 में कर दिया, 61 का 65 में कर दिया। ये गलतियां बहुत होती हैं एस्पिरेंट से कि सर पेपर तो पूरा आता था, ओएमआर में जल्दबाजी में मार्किंग गलत कर दी। इस चीज से बचिए। मैं ये कहूंगा कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, साथ के साथ ही ओएमआर भरते रहिए और आप देखेंगे कि कितना आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप लास्ट में अगर ओएमआर भर रहे हो तो प्रेशर सिचुएशन होती है कि आपको पता है इन्विजिलेटर आने वाला है, कभी भी मेरी कॉपी ले जाएगा वो। उस सिचुएशन में आप जल्दी जल्दी ओएमआर भरते हो। कई बार क्या होता है, इंक स्प्रेड हो जाती है, कई बार क्वेश्चंस गलत मार्क हो जाते हैं, ऑप्शंस गलत मार्क हो जाते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए जब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आप कॉन्फिडेंट हो कि ये तो आंसर होगा ही, आप उसको उसी टाइम ओएमआर शीट में मार्क कर दीजिए। उससे आपकी गलती होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये था जीएस पेपर कि 9:30 टू 11:30 हमारे को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अब हम ये समझते हैं कि ये जो आपका ब्रेक होता है 11:30 टू 2:30 का, इसमें क्या करना है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका मेक और ब्रेक मोमेंट है। क्यों?
बहुत लोगों को लगता है कि अब हमारी मेजर बैटल खत्म हो गई, अब तो सिर्फ सीसैट बचा, क्वालिफाइंग पेपर है। लेकिन आप ये समझिए कि शेर भी जब आगे कूदता है तो 2 कदम पीछे लेता है पहले। वो 2 कदम पीछे लेने का टाइम ये वाला है, तभी आप सीसैट में कूद पाओगे आगे। समझिए, सुबह 6-7 बजे से घर से निकले हुए, गर्मी का समय है, 2 घंटे एग्जॉस्टिव जीएस का पेपर दे चुके हैं और अभी 2 घंटे और पेपर देना है। सेकेंड पेपर में मेजॉरिटी लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने बीच में 3 घंटे एडिक्वेट रेस्ट नहीं करा। नॉन स्टॉप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही जो फोकस जाता है वो जाता है यूट्यूब पे, कि फटाफट मैं पहले सारे एनालिसिस देख लूं, किसी ने आंसर की तो नहीं डाल दी, कोई फर्स्ट रिएक्शन वीडियो तो नहीं आ गया। अब आजकल ये बड़ा चल रहा है, ये जो अलग अलग वीलॉगर और कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, इनके लोग बाहर पहुंच जाते हैं एग्जाम हॉल के और वहां पे कहते हैं बताइए बताइए पेपर कैसा लगा, माइक में बताइए, हमारे दर्शक देख रहे हैं। अब आपको ये समझना है कि जीएस के पेपर के बाद अभी आपकी आधी लड़ाई हुई है सिर्फ। सीसैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और आपको अपनी पूरी एनर्जी उसके लिए सेव करनी है। तो ये वीलॉगर, एग्जाम रिएक्शन, रिएक्शन वीडियोस, फर्स्ट रिएक्शन वीडियो, देखिए उस दिन क्या होता है, एग्जाम वाला दिन यूट्यूबर्स के लिए एक दिवाली का दिन होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट की एंजाइटी सबसे ज्यादा होती है, वो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा भागता है। तो उस दिन सबसे ज्यादा व्यूज, क्लिकबेट वीडियोस, अरे यूपीएससी ने क्या कर दिया, इस बार कट ऑफ जाएगा 40 मार्क्स, इस टाइप के वीडियोस आपको बहुत देखने को मिलेंगे पहले 15 मिनट के अंदर ही, क्योंकि उन्होंने टेम्पलेट पहले ही बना के रखा होता है, बस एग्जाम खत्म होते ही उन्हें वो अपलोड करना होता है, वीडियो वो पहले से बना हुआ होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये फर्स्ट रिएक्शन वीडियोस और ये एनालिसिस वगैरह इमीडिएटली आपको नहीं जाना। 11:30 से 2:30 के बीच में आप मोबाइल फोन खोलोगे भी नहीं, कोई यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम देखोगे भी नहीं कि पेपर आया कैसा है, वरना आपकी एनर्जी और माइंडसेट काफी ज्यादा यहाँ पे खराब हो जाएगा, सीसैट बिगड़ने का चांस बनता है। यहाँ पे सबसे बेस्ट आप ये कर सकते हो कि जैसे ही आप बाहर आते हो, आसपास कोई रेस्टोरेंट, कैफे वगैरह देखिए, वहां पे आराम से एसी में बैठिए, कुछ खाइए और चिल करिए, गाने वगैरह सुनिए, जोक्स वगैरह देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी देख लो, जो आपको पसंद है, शायरी वगैरह सुनते हो वो देख लो। मतलब कि उस समय पे आपको ऐसे बिहेव करना है कि आज तो कोई एग्जाम है ही नहीं, अभी मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर आया हूँ चिल करने, अब मैं सिर्फ चिल करूंगा। आप खुद देखोगे वो 2-2.5 घंटा अगर आप ठीक तरीके से आराम से एसी में बैठ के चिल कर रहे हो, जो नेक्स्ट एग्जाम होगा 2:30 to 4:30, उसके लिए आपकी एनर्जी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, अगर आप चाहो, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़े बहुत फॉर्मूले, शॉर्टकट्स वगैरह रिवाइज कर सकते हो, लेकिन मैं इस चीज की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि जितनी पढ़ाई होनी थी वो हो गई है। मेरे हिसाब से अब आपको इस ब्रेक में सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना चाहिए और अपने दिमाग को वो एनर्जी देनी चाहिए। यूजुअली क्या होता है, एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं, साथ वाले खड़े में, अब डिस्कशन होने लगता है, हाँ भाई तुमने कितने करे, पेपर तो यार बहुत आसान था, फोड़ दिया, इस बार तो मैंने 75 क्वेश्चन करे हैं। अब उसकी 75 की एक्यूरेसी क्या थी वो आपको नहीं पता, हो सकता है सारे सही हो सकता है उसमें से 50 गलत हो, आपको नहीं पता। कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे के साथ मेंटली गेम खेलने के लिए बोल देंगे अरे मैंने तो 80 क्वेश्चन करे, करके वो एक्चुअल में 50 ही आया होगा, लेकिन आपके अंदर फोमो और फियर क्रिएट करने के लिए वो बोल देगा मैंने तो 80 करे हैं। आपका सीसैट बिगड़ गया। क्यों? अब आप क्या सोचोगे कि यार उसने तो 80 कर दिए, पेपर तो मतलब आसान आया था, सबने ही 80 करे हैं, सिर्फ मैं ही हूं जिसने 45 करे हैं। और हो सकता है कि सिर्फ आप ही का सिलेक्शन हो रहा हो कि आपकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा की थी। तो ऐसे में ये जो एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद डिस्कशंस होते हैं ना, इनसे स्ट्रिक्टली आपको बचना है। क्यों? ये आपका सीसैट का पेपर खराब कर सकते हैं। आप ये मान के चल लो, दूसरों से बात करने के लिए बाकी ये 364 डेज पड़े हैं, उस एक दिन आपने किसी से 4:30 बजे तक कोई बात नहीं करनी है। एक बार 4:30 बज जाए, आप सीसैट की आंसर कॉपी सबमिट कर दो, फिर जिससे जो बात करनी है आप कर लेना, लेकिन ना तो जीएस पेपर के पहले ना जीएस पेपर के बाद आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि कोई अनजाने जाने में कोई बात बोल देगा तो आपका जो माइंडसेट है वो बिगड़ सकता है। हमेशा ध्यान रखना, सीसैट जो है वो अब एलिमिनेटिंग पेपर नहीं रहा, क्वालिफाइंग पेपर नहीं रहा, वो अब एलिमिनेटिंग पेपर हो चुका है। मतलब कि कट ऑफ आज की तारीख में सीसैट का पेपर डिसाइड कर रहा है, ये आपने 2023 में देख लिया है। अब 2:30 to 4:30 हम सीसैट के एग्जाम हॉल में आ चुके हैं, बाहर हमने चिल कर लिया, खा पी लिया, एसी में बैठ गए, अंदर आ गए। अब सीसैट की हमारी फाइनल बैटल शुरू होती है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो सेम है जीएस पेपर जैसी, कि अपने को ओएमआर ठीक से भरनी है, पेपर की सील नहीं खोलनी है, अटेम्प्ट हमेशा ऑर्डर में ही करना है,
और लास्ट शीट पे आप देख सकते हो रफ वर्क वगैरह, फिर जो है दूसरों की शीटों पर नहीं देखना है, और हर क्वेश्चन के बाद कैलकुलेट नहीं करना कि हमने कितने क्वेश्चंस अभी तक अटेम्प्ट करे हैं। सीसैट में भी अगेन आपका जो फोकस रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि मेरे को नेट 40 क्वेश्चन सही करने हैं सेफ साइड होने के लिए। 40 क्वेश्चंस अगर मैंने हाई एक्यूरेसी के साथ सही कर दिए तो मेरा 80 प्लस स्कोर आराम से आ जाएगा और मेरे को चिंता की कोई बात नहीं है। तो अगेन फोकस रहेगा एक्यूरेसी के ऊपर। कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर पहले क्वांट करनी है, पहले रीजनिंग करनी है, पहले इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। सेम बात कहूंगा जो जीएस में कही थी मैंने, सब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करना तो सभी कुछ है। जो ऑर्डर आया हुआ है क्वेश्चंस का उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करिए। कोई स्किप करना है क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, लेकिन उसमें ढूंढिए मत, क्योंकि पेपर क्या होता है मिक्स जाता है। लॉजिकल के 2 क्वेश्चन दे दिए, फिर 3 क्वांट के दे दिए, फिर 4 कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, फिर 2 क्वांट दे दिए। अभी ऐसे ढूंढने बैठोगे कि पहले क्वांट करनी है और क्वांट में भी पहले सिर्फ नंबर सिस्टम ही करना है, तो बहुत समय खराब हो जाएगा। इतनी देर में तो 3-4 क्वेश्चंस की कैलकुलेशन निकाल के 10 नंबर अंदर कर लोगे आप। तो क्वेश्चन पेपर में ढूंढिए मत कि कहां पे नंबर सिस्टम है, कहां पे एवरेज परसेंटेज है, कहां पे क्यूब्स एंड डाइस है, पहले वो ही करना है। 2 घंटे की बात है, करना तो सभी कुछ है, चाहे आपको आता हो चाहे कम आता हो, करना तो सभी कुछ है आपको। तो क्वेश्चन पेपर में ढूंढिए मत कि मेरे को पहले ये टॉपिक जो है करना है। अब यहां पे एक चीज और कि सेम इंस्ट्रक्शन यहां पे भी रहेगी, ओएमआर शीट को साइड बाय साइड फिल करते रहिए, लास्ट का वेट नहीं करिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को यहाँ पे डिस्कस करनी है वो ये है कि कुछ एस्पिरेंट्स कहते हैं कि देखिए लगभग लगभग सीसैट में आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 से 2.5 मिनट होता है। कुछ एस्पिरेंट्स यहाँ पे पूछते हैं कि सर अगर एक क्वेश्चन में मैथ्स का क्वेश्चन है, मान लीजिए कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, उस क्वेश्चन में हमारे को 2.5 की जगह 4 मिनट लग गए, तो क्या वो क्वेश्चन करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आपको एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन में लड़ से 4 मिनट लग रहे हैं, लेकिन आपको पक्का पता है कि आंसर तो आ ही जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी लेकिन आंसर मैं निकाल लूंगा, ऐसे केस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि 2.5 नंबर कोई कम नंबर नहीं होते। 2.5 मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इवन 0.1 मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज एग्जामिनेशंस। और आपको नहीं पता कि जो आगे क्वेश्चंस हैं वो कितने इजी है कितने मुश्किल है, क्या पता आगे बहुत क्वेश्चंस हमसे सॉल्व ना हो। तो सीसैट में जहां पे लोगों का पिछली बार 65 स्कोर आया और वो 1.5 1.7 मार्क्स से रह गए, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ वो हो। और इसलिए अगर आपको लग रहा है कि 1 या 1.5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है क्वेश्चन में लेकिन आंसर पक्का आएगा, वो 2.5 नंबर आप अंदर कीजिए, उसको मत छोड़िए। राइट, ये सीसैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिए। अब आते हैं कि बहुत लोगों ने कमेंट करा, मैसेज करा कि सर एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि 16 जून को क्या होगा, एग्जाम वाले दिन भी हमारे को लग रहा है एंजाइटी होगी। यूजुअली मेरी जो पर्सनल टेक्निक है, हो सकता है वो आपके लिए काम ना करे, मैं फिर भी बता देता हूं कि पर्सनली मैं प्रेशर सिचुएशन में कैसे डील करता हूं। सपोज करिए मैं भी आपकी कितना एस्पिरेंट हूं, सपोज करिए मैं भी एग्जाम देने जा रहा हूं, तो मैं अपने दिमाग में अगर मेरे को डर लग रहा है तो मैं ये सोच लूंगा कि एग्जाम तो नहीं क्लियर होगा। मैं वर्स्ट सिचुएशन से एक्सेप्टेंस ले आता हूं अपने दिमाग में कि एग्जाम तो नहीं क्लियर होगा, और उसके बाद आप किसी भी चीज से डील कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है। आपको जो डर लग रहा है वो एग्जाम से डर नहीं लग रहा, आपको डर लग रहा है एग्जाम के रिजल्ट से। आपको क्वेश्चन से डर नहीं लग रहा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपकी प्रिपरेशन पूरी है। आपको डर लग रहा है कि फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, 1 साल वेस्ट हो जाएगा, करियर बैकअप नहीं है। आपको डर उस सिचुएशन से लग रहा है। आप अपने दिमाग में ये बिठा सकते हो कि ठीक है एग्जाम तो नहीं होगा लेकिन दूंगा मैं अपना बेस्ट। ये रिवर्स साइकोलॉजी फॉलो करने से क्या होता है, डर निकल जाता है। आपको फॉलो करना आप कर सकते हो, नहीं करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिजल्ट आएगा ना मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। और ऐसे में आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और देखिए ये जो एंजाइटी होती है ना इस फेज में, ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं हो रही, ये बहुत एस्पिरेंट्स के साथ होती है। 10 लाख लोग पेपर दे रहे हैं लगभग, फॉर्म भरा है, तो उसमें मैक्सिमम के साथ इस टाइम पे ये हो रहा होगा जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं कि हाँ मुझे तो एंजाइटी हो रही है यार, क्या होगा उस दिन पता नहीं। ये नॉर्मल है, इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ गलत नहीं है, बहुत नॉर्मल है। डील करने का तरीका क्या है, एक्सेप्टेंस, कि ठीक है हुआ तो बहुत अच्छी बात है, मेंस में जान लगा दूंगा अपनी पूरी,
और नहीं हुआ तो ठीक है, हो सकता है कहीं कमी रह गई होगी। वो एक्सेप्टेंस एक बार अगर आप में आ गया तो सारे डर आपके खत्म हो जाएंगे। जो आपका अपहीवल हो रहा है बार 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 कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो चीज खत्म हो जाएगी। ऑल्सो ये जो नेगेटिव इमोशंस की सिचुएशन होती है, इसको पॉजिटिव के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो। कि सपोज आपके दिमाग में आ रहा है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, जैसे ही आपके दिमाग में थॉट आया, आप अपने आप से बोलिए मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, मेरे से ज्यादा कोई पढ़ के थोड़ी ना आएगा। अगर आपने मेहनत करी है तो वो विश्वास आपके अंदर अंदर से आएगा कि यार इस बार जितनी मेहनत मैंने करी है ना, दूसरा उसके पास भी नहीं आ सकता। तो अगर मेरा नहीं हुआ तो मतलब किसी का नहीं होगा, इस बार तो मैंने वो तैयारी करी है। पॉजिटिव थॉट से आप इन चीजों को रिप्लेस कर सकते हो। साथ में स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो रात रात भर पढ़ाई करते हैं कि सर हम सुबह 4 बजे सोए, सुबह 5 बजे सोए पढ़ाई करके। वो आपको अगले 2 से 3 दिनों में ठीक करना होगा, क्योंकि स्लीप साइकिल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सुबह जल्दी उठ के एग्जाम हॉल जल्दी पहुंचना होगा, तो आपको अपनी स्लीप साइकिल इंप्रूव करनी होगी। अगर आप ये कर रहे हो कि एग्जाम से एक रात पहले मैं पूरी रात पढ़ने वाला हूँ, उससे कुछ नहीं होगा, वो मत करिए। अगर आपको ये लग रहा है कि एग्जाम से पहले मेरे को नींद नहीं आने वाली, तो आप ये मान के चलिए अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हैं तो आप अपना ही एग्जाम बिगाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी फंक्शन ऐसे करेगी कि आप रात भर अगर नहीं सोए हो तो आपको सुबह तो नींद आएगी ही आएगी। और एग्जाम में ऑप्टिमल रिजल्ट वो एस्पिरेंट्स निकालते हैं जिनकी नींद पूरी कंप्लीट हुई है और जो अपने दिमाग को रेस्ट दे के आए हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आप किसी से बात करना चाहते हो, अपना कोई फ्रेंड वेल विशर जो हमेशा आपके साथ रहा है, आप उससे बात कर सकते हो। दीज थिंग्स यूजुअली वर्क वेल। तो ये मेरी साइड से कुछ टिप्स थे। एंड आप में से जो लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो मेरा सी सैट का फाउंडेशन बैच देख सकते हैं। बाकी मेरी साइड से ऑल द बेस्ट, एंड आप अपना बेस्ट दीजिए, आप अच्छे से एग्जाम कीजिए, और प्रीलिम्स के उस साइड मिलेंगे कुछ नए इनिशिएटिव्स के साथ। तब तक बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड।